गाइस आई एम लाइव, जस्ट चेक द ऑडियो वीडियो एक बार। मैं लाइव हूँ, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आर वी गुड टू गो? यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। आज जितने हो सकेगा कंप्लीट करेंगे। और मेरा एक और एमसीक्यू का लेक्चर है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, जिसमें मैंने मॉडल पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए। तो वही लेक्चर कल मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में प्ले कर दूंगी। तो वही लेक्चर इट्स ऑलरेडी देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप ही के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। एक हाथ दो क्वेश्चन यहाँ से कॉमन भी हो सकता है, अमाउंट्स थोड़ी अलग हो सकती है, तो वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो अब वो रिकॉर्डेड लेक्चर में कल दूंगी। तो एमसीक्यू हम कोशिश करेंगे कि आज ही हम खत्म कर दें। एक हाथ अगर कुछ एमसीक्यू रह गया तो मैं होमवर्क करेंगे और उसका आंसर्स फिर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, राइट। यस, कल मैंने आपको ये बोला था, तो ये वाला एमसीक्यू पहले क्लियर करते हैं। पहले जो जो पेंडिंग चीज़ें रखी है वो पहले क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स कीप ऑल द पेंडिंग थिंग्स, लेट्स क्लैरिफाई। बेटा जी, तो सारा पेंडिंग क्लैरिफाई करते हैं। सो फटाफट से ज्वाइन कर दीजिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा। जो भी सीखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, गो टू हेल्प, राइट। यस, क्लियर है क्या? यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था, मैंने बोला था ना कि हम चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो हियर विल गो, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। वैसे तो सेम ही है, मैंने जो बोला था बिना जीएसटी के ही लेते हैं, वो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही लेक्चर हो गया, अरे आई वाज लाइक कि वी शुड एक्चुअली चेक द इनकम, और फिर जो बेटर है वो वाला, जहाँ इनकम ज़्यादा है उसको एग्जाम करो। तो मान के चलो अगर वाई बिकम्स टैक्सेबल ना बेटा जी, अभी रेडी। तो मैं कल का जो एमसीक्यू नंबर 2 है, ओके, तो मैं कल का क्या कर रही हूँ, एमसीक्यू नंबर 2 का जो इंश्योरेंस वाला पार्ट था, है टोल्ड यू कि आई जस्ट गिव यू अ रीकैप। एक बार मैं वो बता दूंगी, तो फटाफट से वो बता देती हूँ। हेलो हेलो बेटा, आपने क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस खुद ही ट्राई कर लिए क्या? आज अटेंडेंस कम है, कर लिए क्या? ट्राई कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, कोई इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑलराइट, तो हियर वी गो। यहाँ पे देखेंगे, अगर वाई वाला पॉलिसी टैक्सेबल किया, तो जब भी कोई पॉलिसी टैक्सेबल होता है ना बेटा, देखते हैं, तो जब भी कोई पॉलिसी टैक्सेबल होता है तो व्हाट डू वी डू, मैच्योरिटी प्रोसीड्स माइनस येस्टरडे बीओएस लाइव सेम क्वेश्चन सॉल्व। अरे घुमा फिरा के ही क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल रही हूँ। अब इतना आईसीआई का मटेरियल कर दो, घुमा फिरा के ही एक एडजस्टमेंट यहाँ से एक वहां से, ऐसे टाइप ही आएगा, आपको करने आ जाएगा, पॉसिबल है। मैच्योरिटी प्रोसीड जो मिलता है माइनस प्रीमियम पेड, तो ये जो भी अमाउंट होता है इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो नाउ व्हाट इज द मैच्योरिटी प्रोसीड्स बेटा जी फॉर वाई? वाई की मैच्योरिटी प्रोसीड्स इज 36 लैक्स। सो 36 लैक्स माइनस पूरे साल भर, मतलब पूरे पॉलिसी की लाइफ में आपने कितना प्रीमियम पे करोगे। तो मेरा प्रीमियम कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे, मेरा प्रीमियम यहाँ पे 3 लैक्स है। पॉलिसी 24 ऑनवर्ड्स है, ओके। सो 24, 1 अप्रैल 24 से लेके पॉलिसीज डेट आपकी मैच्योरिटी होने वाली है, हाँ, 31 मार्च 33 तक। तो आप 9 बार प्रीमियम पे करोगे। सो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32, करेक्ट। सो अप्रैल 32 तक आप पे करोगे, क्योंकि 33 को वो मैच्योर हो गई। सो यू आर गोइंग टू पे प्रीमियम फॉर 9 ईयर्स, राइट। सो हम प्रीमियम 9 साल के लिए पे करेंगे, सो 27 लैक्स पे करेंगे। सो मेरा टैक्सेबल अमाउंट फॉर पॉलिसी वाई विल बी 9 लैक्स। बट इफ आई से जेड का मैच्योरिटी प्रोसीड्स है 28 लैक्स। हेलो हेलो बेटा जी, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दीजिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे। चलो आगे जाएंगे। 28 लैक्स माइनस इसका भी प्रीमियम 25 से लेके 34 तक मैच्योर हो रहा है। तो अप्रैल 25
April 26, April 27, April 28, April 29, 30, 31, 32 and April 33. तो अगेन 9 years. तो ये भी कितना है 2,50,000 इंटू 9. सो लेट्स सी 250 इंटू 9, 22,50,000. सो 5,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा ना. 28 lakhs माइनस या एंड पॉलिसी ए का क्या होगा. ए के मैच्योरिटी प्रोसीड्स 30 लाख है, प्रीमियम 2 लाख है. अगेन सेम डेट्स 24 से 33, 9 years ही है. 2 लाख का प्रीमियम है तो 18 लाख एंड 30 माइनस 18 इज 12 lakhs इज टैक्सेबल. जेड का सही आया क्या. 250 नहीं है, ये 2 lakhs होना चाहिए. हाँ वो भी, दैट इज वॉट देर इज अ गड़बड़ इन द कैलकुलेशन ऑल्सो. द प्रीमियम्स ऑल्सो नॉट करेक्ट. देर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन. या हाँ इसीलिए गड़बड़ हो गई. क्वेश्चन में गड़बड़ है हमारे. या अ क्वेश्चन हैज अ मिस्टेक. ये प्रीमियम 2 लाख है और ये प्रीमियम 250 है. करेक्ट. सी दैट इज वाई. कल आई डोंट नो क्या था, कल भी यही था क्या. अच्छा टर्म पॉलिसी जो होती है, यस दैट इज वाई. नाउ टर्म पॉलिसी जो होती है वो तो हमेशा एग्जम्प्ट ही होती है. टर्म पॉलिसी आपको मरने पे ही मिलता है और मरने पे जो भी इंश्योरेंस मिलेगा वो एग्जम्प्ट ही होता है. करेक्ट. तो यहाँ पे 2 इंटू 9 दिस इज 18 lakhs. प्लीज चेंज द क्वेश्चन. ये 2 लाख है, ये 250 है. सो 250 इंटू 9, 22,50,000 माइनस 30. तो अ क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, दैट इज वाई द आंसर. तो व्हाट इज बेटर, क्या एग्जाम करना बेटर है. तो मैम ऑब्वियसली 9 लाख एग्जाम करना बेटर है और 10 लाख एग्जाम करना बेटर है. So correct answer would be Z and Y and X तो exempt होगा ही because वो before वाली पॉलिसी है. तो correct answer is A, X, Y and Z. It is always better कि आप Y और Z को exempt करो क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है. Correct. So that's the beneficial answer. Are you getting it? Are you getting it? नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं था बेटा, हमारे इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है. एग्जाम का क्वेश्चन आरटीपी का क्वेश्चन है, करेक्ट होगा. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए माय आंसर वाज नॉट मैचिंग हियर यस्टरडे. हाँ अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज विदाउट जीएसटी ओनली, तो वो तो सही है. और अगर उसने ऑलरेडी क्या कर लिया, अगर उसने ऑलरेडी पॉलिसी ए पहले ही एग्जाम कर दी, पॉलिसी ए पहले कर दी, अब एक्स तो करना पड़ेगा, ए एग्जाम कर दिया, अब कौन सी वाली इनकम ज़्यादा कमाई है, जेड कर दो. ओके तो एक्स ए उसने कर ही दिया है, तो अब ज़्यादा कहाँ है, जेड में है. ओके तो एक्स ए एंड जेड, देन द करेक्ट आंसर वुड बी सी. राइट. सो अभी डन. ये मैंने पेंडिंग रखा था, जस्ट इनकम कैलकुलेट करके हमने देखा. कल प्रीमियम के अमाउंट्स थोड़े से ओ माय गॉड गड़बड़ हो गए थे, तो वो हमने करेक्ट कर दिया है. राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर कल हमने आकाश वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 कर दिया. उसके बाद हमने कल क्वेश्चन 3 किया. आई थिंक क्वेश्चन 3 में एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, और राज वाले क्वेश्चन में हमने राज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. कल तुम लोगों ने बोला ही नहीं. यहाँ पे देखो इसका क्वेश्चन रह गया था. यप. सो मिस्टर विराज विल बी एलिजिबल फॉर 80JJAA इन AY 25-26 इफ सो. ना विराज के लिए 80JJAA क्यों मिलेगा, विराज ने क्या स्टार्ट किया, लेट्स जस्ट रीड. तो मैं क्वेश्चन 3 का एक MCQ बचा है वो करा रही हूँ. तो विराज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ वेयरिंग अपैरल, मतलब टेक्सटाइल. इसके लिए भी फुटवेयर अपैरल के लिए हाउ मेनी डेज इज देयर, 150 days इज अलाउड. ओके तो इसके लिए भी कितना अलाउड है, 150 days अलाउड है. तो क्या विराज एलिजिबल होगा, सो आंसर इज येस. अब विराज का जो इनकम है, विराज इज अ ब्रदर ऑफ राज, ही स्टार्टेड द इनकम. उसका जो इनकम है ये 80 lakhs है.
ओके, तो पीजीबीपी उसका 80 लाख है, विराज की अलग बात हो रही है, ठीक है। अब विराज का जो है 150 डेज के ऊपर जो भी होगा वो मिलेगा। ये 25 अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 इंटू 30, तो 180 डेज है। तो ये 25,000 के नीचे भी है, रेगुलर भी है, पीएफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको 80 डबल जे डबल ए मिलेगा। ये जो 80 एम्प्लॉयज़ है ये रेगुलर है, ये भी अक्टूबर में इनके लिए भी मिलेगा। ये जो 50 है ये कैजुअल है, ये क्रॉस हो जाएगा। एक तो कैजुअल है, ये पीएफ में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, दूसरा इनकी सैलरी भी 25,000 से ऊपर है। तीसरा, ये जो 30,000 है ये 1 अक्टूबर को है, ये रेगुलर है, ये भी एलिजिबल है। हाँ, एग्जैक्ट 25 चलेगा। इफ इट एक्सीड्स 25,000 देन इट इज नॉट एलिजिबल। एग्जैक्ट 25,000 चलेगा, 25,000 के ऊपर नहीं चलेगा। ये 20 है, ये अक्टूबर है, ये कैजुअल है, ये 24,000 है। अच्छा, नाउ दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 4 मंथ्स, तो रफली ये 120 डेज है। तो बेटा आपको एटलीस्ट 150 डेज के ऊपर एम्प्लॉयड होना चाहिए, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो 3 हमारे एलिजिबल हो गए। अब हम लिखेंगे कौन से एलिजिबल हो गए ना, इधर ही मैं वर्किंग करती हूँ। 80 डबल जे डबल ए फॉर विराज, सो 40, कम ऑन एवरीबडी, सो 40 इंटू 24,000 इंटू हाउ मेनी मंथ्स ना, 6 मंथ्स, प्लस अगला जो मेरा टिक है वो भी 1 अक्टूबर से ही है, वहाँ पे 80 है, 80 इंटू 6 मंथ्स इंटू 24,500, प्लस अगला जो टिक है ये है 30 वाला, 30, ये नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 5 मंथ्स के लिए है, 5 मंथ्स। हेलो फटाफट ज्वाइन कर दो। यस, इसका सबका जो ग्रैंड टोटल आएगा उसका 30% लेना है। सो कैन यू गाइज टेल मी व्हाट विल बी द 30% ऑफ दिस, एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग एल्स ऑल्सो। कैन यू टेल मी कितना आएगा? कैन यू टेल मी कितना आएगा 30% ऑफ दिस? या 30% डिडक्शन मिलता है, 3 सालों के मिलता है, तो इंटू 30 अब भी मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा और ईयर 3 में भी मिलेगा। सो आई थिंक दिस टोटल इज दिस कमिंग टू 63,81,000। बेटा बहुत बड़ा अमाउंट आएगा आपका। यस, और 30% लेना है, आप सबका 30 लेना है। ये जो टोटल आएगी, ये 40 एम्प्लॉयज़, ये 80 एम्प्लॉयज़, ये 30 एम्प्लॉयज़, ये एलिजिबल है। तो ये 63,81,000। आर यू गेटिंग दैट? नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं गूगली डालना चाहती हूँ। अगर विराज का जो पीजीबीपी का प्रॉफिट है, इधर 80 लाख बोला है, सही है। अगर ये 60 लाख होता, अगर ये बोलते कि ये 60 लाख से, तो तुमको पता है कितना 80 डबल जे डबल ए का डिडक्शन मिलता? 60 लाख, बिकॉज योर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है कैन नॉट एक्सीड द जीटीआई का टोटल। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना, तो करेक्ट आंसर बी है, बट जस्ट मैं बोल रही हूँ। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, इट इज 63,81,000। एब्सोल्युटली दैट्स द करेक्ट आंसर बेटा जी, करेक्ट आंसर बी ही है। लेकिन ये याद रखना, यहाँ उसका पीजीबीपी वाला प्रॉफिट 80 लाख था। लेकिन मान के चलो अगर उसके पीजीबीपी वाला प्रॉफिट खुद 60 होता, अज्यूम, ओके, इफ पीजीबीपी वुड हैव बीन 60, तो बेटा जी उसका जीटीआई कितना होता? 60 लाख। देन ये 6381 एलिजिबल होने के बावजूद आई वुड हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट टू 60 लाख, तो देन द आंसर वुड चेंज टू 60 लाख। गेटिंग इट? चलो आगे जाएंगे। पंकज वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आज अभी करूंगी। यहाँ पे मेरी थोड़ी अमाउंट अलग है, पंकज वाले केस में मेरी अमाउंट थोड़ी सी अलग है। कल भी मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देने वाली हूँ। टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिकॉर्डेड लेक्चर, इट विल बी देयर एट 2:45। नाउ मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगी कल, तो ये बिल्कुल अपलोड हो जाएगा 2:45 को। ये मैंने मॉडल पेपर्स जो है उनके एमसीक्यू करवाए, एक हाथ दूसरा एमसीक्यू कॉमन हो सकता है बट अमाउंट्स अलग हो सकती है, तो मैं उसकी थ्योरी क्वेश्चन भी आपको दे दूंगी, उसकी फाइल दे दूंगी और वो लेक्चर दे दूंगी। तो फिर हमारा एमसीक्यू ऑफ इनकम टैक्स विल गेट कंप्लीट। सो इनकम टैक्स का रीस्टार्ट फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे एमसीक्यू करवाया है, टीडीएस करवाया, टीसीएस कराया है, मैराथन हो गया है, तो सारे चैप्टर्स, प्रथम सीरीज है आपके पास, तो एवरीथिंग हैज़ बीन डन, करेक्ट? यस।
Now, Mr. Pankaj, an Indian resident, purchased a residential house property at Kanpur. ये amounts have been changed. MTP अप्रैल 24 का क्वेश्चन होगा तो भी अमाउंट्स चेंज कर दिए, आपके अटेम्प्ट के हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट्स को चेंज किया है. Pankaj, an Indian resident, purchased a residential house property at Kanpur for 20th August 1998 for 20 lakhs 20.5 lakhs. The fair market value and stamp duty on 1st April 2001 was so and so. तो कैपिटल गेन्स पे है. On 5th February 2014, Pankaj entered into an agreement with Mr. Gyan for sale of such property for 61 lakhs and received an amount of 2.5 lakhs as advance. However, as Mr. Gyan did not pay the balance amount, Mr. Pankaj forfeited the advance. तो यहाँ पे advance forfeited हुआ और मैंने dates change करी है. सो ये AY 15-16 के पहले advance forfeited होता है, तो ये cost of acquisition from capital gain से minus किया जाता है. वरना इसको हम कहाँ से minus करते हैं? We deduct it from, we tax it under IOS. Otherwise, we tax it under IOS, बेटा जी. Now, Pankaj sold the house. ओके तो यहाँ पे काम करते हैं. आई विल जस्ट ऐड अ पेज इधर ओनली. या सो आई विल ऐड अ पेज हियर ओनली, सो आई विल गेट द आंसर बिलो. परफेक्ट. सो नाउ पंकज ने क्या किया है? ही सोल्ड द हाउस फॉर 1.5 CR. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ओ माय गॉड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 1,94,67,500. ठीक है. फर्दर ही परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो 54 का शायद एग्जम्पशन मिल सकता है. मिस्टर पंकज हैज नो अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर. देन पंकज डिसाइडेड टू सेल द मुंबई वाला घर टू हिज ब्रदर. तो यही घर उसने अपने ब्रदर को बेचा, गौरव को बेचा, उससे उसको एडवांस मिला है, ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसा ये सब कैपिटल गेन से रिलेटेड है. ठीक है, ठीक है. तो अब पहले हम स्टार्ट करते हैं इन द हैंड्स ऑफ Pankaj. So let's do it in the hands of Pankaj. तो पंकज ने क्या किया है? पंकज है इंडियन रेसिडेंट, परचेज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट कानपुर. तो कानपुर में आपने घर खरीदा है एंड कानपुर हैज बीन सोल्ड. सो लिखते हैं मेरे साथ, कानपुर का घर आपने बेचा है ऑन 10th May 24. सो इज इट बिफोर 23rd July 24. Therefore लिखो इंडेक्सेशन टिक करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? इंडेक्सेशन अवेलेबल करेंगे. लिख दो आप. चलो मेरे साथ आप लिखना चालू कर सकते हो. करेक्ट. चलो लिखो इट्स बिफोर 23rd July. तो क्या होने वाला है? इंडेक्सेशन इज अवेलेबल. करेक्ट. लिख रहे हैं क्या सब लोग आप? देयरफॉर इंडेक्सेशन अवेलेबल. क्या क्या पूछा गया चेक कर लेते हैं. तो हम पूरा क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं, बड़ा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे. व्हाट शैल बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है. तो कानपुर के घर का इंडेक्स कॉस्ट पूछा है. ठीक है, हम वो निकालेंगे. फिर कैपिटल गेन्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पंकज पूछा है कि भाई ये कानपुर का घर अगर बेचा तो कितना कैपिटल गेन्स आएगा. ओके. देन कैपिटल गेन्स जब वो मुंबई का घर बेच रहा है तो वो पूछा है. ओके बेटा. देन 56 to 10 इन द हैंड्स ऑफ गौरव. गौरव को जब वो परचेस कर रहा है, कानपुर का घर, मुंबई का घर जो है क्या किया गया है? अपने भाई गौरव को बेचा गया है. पंकज हैज सोल्ड दिस टू गौरव. सो आई हैव टू चेक दैट ऑल्सो. ठीक है. सो बेसिकली नॉर्मल कैपिटल गेन्स का वर्किंग करना है. इट्स अ कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन, राइट. सो लेट्स राइट डाउन सेल कंसिडरेशन. नाउ माई सेल कंसिडरेशन में व्हाट इज माई एक्चुअल सेल कंसिडरेशन. एक्चुअल सेल कंसिडरेशन तो है मैम 1.5 CR. उसका 110 करेंगे तो इट बिकम्स 1,65 lakhs. बट एज अगेंस्ट दिस बेटा जी इसका SDV इज 1,94,67,500. सो द सेल कंसिडरेशन विल बी 1,94,67,500. Are we okay? Yes. Now cost of acquisition. This is ICAI's favorite question when it comes to capital gains. Okay. तो यहाँ पे index cost of acquisition लेंगे because it is before 23rd July 24. Now what happens in this case? Now what happens in this case? यहाँ पे मेरी जो cost है FMV और SDV whichever is lower. तो my FMV is 28.5
5 lakhs or 25 lakhs, whichever is lower. So it will come to 25 lakhs. और actual cost बेटा जी, मेरा actual cost is 20.5 lakhs, whichever is higher. So my cost is going to be 25 lakhs. लेकिन इस 25 lakhs में से अच्छा मैंने कुछ डेट्स चेंज करी है, जानबूझ के थोड़ा सा चेंज किया हुआ है. अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन कंपेयर करोगे तो वैसे भी it's not going to match because it's old year, old indexation. तो please understand. अब cost of acquisition is coming to 25 lakhs. माइनस हम क्या माइनस करते हैं? इफ एडवांस फोरफिटेड, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर एडवांस फोरफिटेड इज प्रायर टू, एडवांस फोरफिटेड कभी होता है बेटा? इफ एडवांस फोरफिटेड इज प्रायर टू फर्स्ट इज प्रायर टू AY 15-16 से पहले है, देन इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करूंगी. अब मैंने जो एडवांस फोरफिट किया, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो मैंने एडवांस फोरफिट किया है अप्रैल 2014 में, सॉरी या फेब 2014 में. सो मैंने एडवांस फोरफिट किया है मई 5th Feb 2014. सो डेफिनेटली ये जो एडवांस फोरफिटेड है ये आपका 2.5 lakhs जो है एडवांस फोरफिटेड है, इस कॉस्ट से माइनस हो जाएगा. हेलो बेटा, हेलो. तो यहाँ से हम माइनस करेंगे एडवांस फोरफिटेड ऑफ 2.5 lakhs. सो आपका कॉस्ट आ रहा है 22,50,000. नाउ इसको हम करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. So 22,50,000 divided by 100 because this is bought in 1998 multiplied by अभी का index which is 363. So can you just tell me what will be the index cost of acquisition? So can you tell me मैं index cost of acquisition कितना लिखूंगी? Less index cost of improvement कुछ नहीं है, expenses on transfer कुछ नहीं है. So what you will get is LTCG, capital gain. Yeah, so can you tell me the index cost of acquisition? 22,50,000 divided by 100 into 363. So that comes to 81,67,500. So capital gain comes to 1,13 lakhs. Right? सो अगर हम कॉस्ट देखते हैं यहाँ पे यू हैव 81,67,500. सो आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. और अगर मैं कैपिटल गेन्स देखती हूँ तो 1,13,00,000 आ रहा है. लेकिन मैम इसने तो घर खरीदा. बेटा जी अब ये कब हुआ? ये गेन हुआ 10 मई 2024 को आपने सेल किया, राइट? लेकिन इसने कब घर खरीदा? फर्दर ही परचेज 2 प्रॉपर्टीज. अच्छा, कैन आई बाय 2 प्रॉपर्टीज दिल्ली में as well as in Mumbai? Can I buy 2 properties? Yes, if your gain is up to 2 CR. They're trying to get us exemption under 54. एक घर बेच के एक ही घर लेना है, इंडिया में लेना है. और अगर एक घर बेच के आपको 2 घर खरीदना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल होता है. बट लेकिन अगर आपका गेन जो है डज नॉट एक्सीड, ये जो गेन की अमाउंट है इज अप टू 2 CR. तो यहाँ 2 CR भी है, 2 घर भी ले सकते थे. 57 lakhs के घर है, 57 lakhs प्लस 57 पूरा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाता. लेकिन गड़बड़ हो गई. आपने ये घर खरीदा है ऑन, यू हैव परचेज दिस हाउस ऑन 28 September 2025 एंड पंकज हैज नो अदर इनकम. ही डजंट हैव बिजनेस, ही जस्ट हैज दिस इनकम. तो उसके ITR की ड्यू डेट is 31st July 2025, and because this is done after 21st July there will be no exemptions under 54. तो मुझे कोई 54 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. अगर डेट मैं बोलती कि जुलाई एंड के पहले खरीदे 2 घर, तो बेटा आप 54 का एग्जाम्पशन ले सकते हैं और एक घर के लिए नहीं, दोनों घर के लिए ले सकते. लेकिन क्योंकि आपने परचेज ड्यू डेट के बाद किया है, रिटर्न्स के बाद, तो फिर आपका कैपिटल गेन्स 1,13 lakhs आएगा. नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 as purchases is after the due date of ITR. So correct answer is D. Correct? Are we correct? Are we okay?
अब कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ पंकज फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई। ना मुंबई का घर मैंने बेचा, ओके, मुंबई हाउस इज सोल्ड ऑन 31st Jan 2026। आई सोल्ड द मुंबई हाउस टू माई ब्रदर फॉर 58 lakhs, जिससे मैंने कैश में लिया, आई रिसीव कैश, तो मैंने सेल किया एज एडवांस फॉर साइनिंग द एग्रीमेंट। सो अग्रीमेंट हुआ, एक ही सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिखेंगे अग्रीमेंट हुआ, मैंने भाई के साथ अग्रीमेंट किया एंड अग्रीमेंट हुआ 15th Jan 2026 को, जिस दिन मुझे 25,000 कैश में एडवांस मिला। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सेल डीड वॉज रजिस्टर्ड। मैंने सेल डीड रजिस्टर कब करी, 30th March 2026 को रिसीट मैंने सेल डीड रजिस्टर किया और बैलेंस अमाउंट मुझे अकाउंट पे चेक से मिला। तो अब मेरे पास 2 SDV है। एग्रीमेंट वाला का SDV जो है इट इज 61 lakhs एंड रजिस्ट्रेशन वाले का SDV 64 lakhs। ये यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखना, पंकज ने क्या किया, पंकज डिसाइडेड टू सेल द हाउस टू हिज ब्रदर फॉर 58 lakhs, फ्रॉम होम 25 मुझे मिला, 25,000 ऑन 15th January 2026 फॉर साइनिंग द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट साइन किया मैंने 15 Jan को, एग्रीमेंट को रजिस्टर किया 15 दिनों में, 30 मार्च को, नहीं कुछ दिनों के बाद 30 आज समथिंग रॉन्ग विथ मी, 30 मार्च को। तो हमने क्या किया, दिस इज 31st Jan एंड दिस इज 30 मार्च, तो यहाँ पे 61 और 64 lakhs, सो इट इज 61 एंड 64 lakhs का जो SDV है वो हमें बताया गया है। सो आई विल हैव टू टेक द SDV एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो एडवांस है वो कैश में नहीं होता तो मैं SDV लूंगी 64 lakhs। अब जब मैं गौरव के हैंड्स में कैपिटल गेन्स कैलकुलेट पहले पंकज के करेंगे फिर गौरव के हैंड्स में देखेंगे। तो अब पंकज जब सेल कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगी, इसी क्वेश्चन की यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं इधर वर्किंग करती हूँ। सो आई एम सेलिंग इट, माई एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज 58 lakhs, 110% निकालो 58 lakhs का, 63,80,000। SDV कौन सा लेंगे, 61 नहीं लेंगे क्योंकि तभी कैश में आए पैसे, हम 64 lakhs लेंगे। आर यू देयर विथ मी, क्या मैं अकेले बड़बड़ कर रही हूँ? तो SDV जो 64 lakhs है हायर, सो व्हाट डू वी डू, सेल कंसिडरेशन 110% कंपेयर विथ SDV। इफ SDV इज हायर वी टेक द हायर वैल्यू एज द सेल कंसिडरेशन, तो 64 lakhs आएगा, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तुरंत ही बेच दिया है, शॉर्ट टर्म ही है ये, सो दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो सवाल ही नहीं आएगा कोई इंडेक्सेशन करने का। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ही बॉट इट फॉर 57 lakhs, सो 57 lakhs में घर खरीदा गया है, नो इम्प्रूवमेंट, नो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, देयरफॉर STCG, तो गेन कितना आएगा 7 lakhs। तो फिर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है कि आपके पास 7 lakhs का, यस, तो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर बी है। अभी ओके? अब देखेंगे गौरव के हैंड्स में 56 to 10। मैम गौरव कौन है, परचेजर के हैंड्स में, इन द हैंड्स ऑफ परचेजर देयर इज सेक्शन, परचेजर के हैंड्स में आता है 56 to 10। Now why 56 to 10? Why are we having 56 to 10 in the hands of purchaser? This is inadequate purchase. This is inadequate purchase of immovable property. But do you realize brother है, brother relative है, तो ये exempt हो जाएगा, आंसर नील आएगा। This is inadequate purchase of immovable property। मुझे टाइम सेव करना है तो इधर ही मुझे पता चल गया कि inadequate purchase of immovable property from brother है, so brother माने relative आ रहा है, and therefore the answer is definitely going to be nil and the correct answer is going to be option A। So the correct answer is option A, correct। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
अभी ओके विद दिस? यस। लेकिन मैम अगर ये ब्रदर नहीं होता, ये फ्रेंड वगैरह होता, तो हम कैसे करते? ये देखो, व्हाट इज द एसडीवी? कौन सा एसडीवी लेंगे? 64 लैक्स वाला। अभी एग्रीमेंट वाला तो ले नहीं सकते बिकॉज कैश में लिया है, तो आई विल कंसिडर एसडीवी एज 64 लैक्स। एज अगेंस्ट दिस व्हाट इज द परचेज प्राइस? गौरव ने क्या प्राइस पे, अगर ये ब्रदर नहीं होता तो इसका परचेज प्राइस 57 लैक्स है, 58 लैक्स में हम बेच रहे हैं, है ना। गौरव कितने में खरीद रहा है? सेल कंसिडरेशन क्या है इसका? 58 लैक्स। एंड तो उसको 64 लैक्स की चीज 58 लैक्स में मिल रही है। इनएडिक्वेट परचेज हो रहा है। समथिंग विच इज वर्थ 64 लैक्स ही इज गेटिंग इट फॉर 58 लैक्स। सो ये देखो, समथिंग वैल्यू इज एसडीवी, तो ये हमने कौन सा लिया? रजिस्ट्रेशन वाला एसडीवी लिया। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट के टाइम आपको कुछ कैश में मिला। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको बेनिफिट कितना मिला? सो बेनिफिट इज इक्वल टू 64 लैक्स माइनस 58 लैक्स। तो बोलो कितना आएगा? 6 लैक्स। 6 लैक्स का बेनिफिट है। एंड इज इट अबाउ? एग्जम्पशन कितना मिलता है इनएडिक्वेट परचेज के लिए? 10% ऑफ परचेज प्राइस। तो बेटा जी मेरा परचेज प्राइस और 50,000 whichever is higher. Yes, so 10% of purchase price. So 10% of purchase price. Yeah, if you have attended my marathon, I have taken a case study of Rocky and Rani. वही चीज़ है, ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है कि ये एडजस्टमेंट बहुत ही फेवरेट होती है आईसीआई की। सो और 50,000 whichever is higher, correct? So here it is 5,80,000 is the exemption. Am I above the exemption? Yes. Then 56 to 10 will be 6 lakhs. If not relative. If not relative. But अगर गौरव तो रिलेटिव आ रहा है, तो मैंने तो आंसर ऑलरेडी बोल दिया। लेकिन गौरव क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव है तो बेटा ये 56 to 10 वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करता। एक्सेप्शन है जब आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव से इनएडिक्वेट परचेज होता है, तो फिर आंसर नील है। एंड इस क्वेश्चन में गौरव तो रिलेटिव है, और इस क्वेश्चन में गौरव तो क्या है बेटा जी? रिलेटिव है। आर वी गेटिंग इट? आर वी गेटिंग इट? तो ये क्वेश्चन हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ का तो आंसर नील है, ये भी हो गया। तो आई हैव ऑलरेडी डन, ये हो गया। यस। अब हम करेंगे, अच्छा इधर ये है और भी है। व्हाट विल बी द टैक्स क्रेडिट? तो एक मिनट, ये मैंने आंसर दिया फॉर क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे मैंने वर्किंग किया बेटा जी। 4 का वर्किंग मैंने यहाँ पे किया। 4 का तो वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं। अभी 5th पॉइंट देखते हैं। व्हाट विल बी द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विथ पंकज विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी? डू यू नो जो परचेजर होता है पंकज, कानपुर का घर बेचा, कानपुर का। सो कानपुर का सेल प्राइस क्या है? कानपुर का हमारा सेल प्राइस क्या है? कानपुर का सेल प्राइस इज 1.5, लेकिन कानपुर का एसडीवी कितना है? 1,94,67,500। So do you know the purchaser has to deduct TDS at 1% on sale price or SDV whichever is higher. So that's 1,94,67,500. So आपका जो TDS है, yes, so जो seller है उसको उसका TDS कट होगा तो उसको TDS क्रेडिट मिलेगा. So it is 1,94,675. Yeah, so answer is A. Correct? Okay. Very good. चलो. Is Pankaj required to file a return for AY 25-26? Now, what is his income? भाई उसका LTCG तो एक घर बेचने पे 1 करोड़, कानपुर के घर पे बेचने पे 1 करोड़ 1 करोड़ 13 लाख आ गया. मुंबई के घर पे उसका LTCG भी आ गया. सो यस, सिंस हिज इनकम एक्सीड्स भी है, सिंपल, कोई एग्जम्पशन का सवाल ही नहीं है. मुंबई का घर भी है तो बेचा है, मुंबई के घर पे भी 7 लाख है. सो ऑन सेल ऑफ मुंबई हाउस ऑल्सो देयर इज 7 लाख. मुंबई का घर STCG है
तो ऑफकोर्स हिज इनकम एक्सीड्स BL. उसका इनकम 1,13,00,000 प्लस 7, तो ऑलमोस्ट 1,20,00,000 है. इट एक्सीड्स BL, सो ही मस्ट फाइल द रिटर्न. सो उसके लिए रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. चलो अभी डन. आई वॉन्ट टू गिव यू वन MCQ फॉर होमवर्क. एक MCQ मैं चाहती हूँ कि आप होमवर्क के लिए ट्राई करो, और उसका ऐसे ही डिटेल में सोल्यूशन में फाइल पे भेज दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे मेरे भेज दूंगी. चलो सागर वाला क्वेश्चन करते हैं. सागर LLP is an LLP unit set up in command. Let's read. So we'll do सागर वाला क्वेश्चन, देन we'll do राजा वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन 6 करेंगे, और क्वेश्चन 7 जो है मैं होमवर्क के लिए दूंगी. ठीक है, चलो 2 और क्वेश्चंस है. टारगेट है हमें कंप्लीट करने, करते हैं, क्योंकि 20-25 मिनट्स तो लगते ही एक एक क्वेश्चन को. बराबर है कि नहीं. सागर LLP is an LLP set up in SEZ 10AA से रिलेटेड कुछ है. इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 for manufacturing of textile. Unit fulfills all the conditions of section 10AA. The details of this unit for FY 24-25 are given below. Unit का प्रॉफिट हुआ 58 lakhs. एक्सपोर्ट का टर्नओवर बिफोर कन्वर्टिबल इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज इज 1 CR. ओके. डोमेस्टिक सेल्स इज 60. कूल. डोमेस्टिक सेल इज 60. बराबर है कि नहीं. या आगे जाएंगे. अब आगे जाएंगे और समझ के लेंगे. सागर LLP हैज 3 पार्टनर्स, राम, श्याम एंड गणेश. मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम, वो एंड है, राम एंड श्याम आर वर्किंग पार्टनर्स. मिस्टर गणेश, तो ये जो गणेश है ये नॉन वर्किंग पार्टनर है. LLP and firm are one and the same in income tax. ठीक है. All the 3 partners are receiving remuneration of 1 lakh per month from LLP, which is already debited to profit and loss account of LLP. So all are getting 1 lakh per month salary. तो हर एक को 1 lakh per month मिल रही है, तो हर पार्टनर को 12 लाख सैलरी मिल रही है. तो बेटा उसमें राम और श्याम को अगर सैलरी मिल रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, गुड आफ्टरनून बेटा. राम और श्याम को सैलरी मिल रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वी हैव अ प्रॉब्लम इफ ये सैलरी नॉन वर्किंग पार्टनर गणेश को मिल रही है. सो गणेश की जो सैलरी है 12 lakhs, दिस बीइंग नॉन वर्किंग पार्टनर की सैलरी, इट विल बी डिसअलावेबल. ये डिसअलावेबल होगा, बिल्कुल ही अलाउ नहीं होगा. फॉर श्योर बिल्कुल अलाउ नहीं होने वाला. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस गणेश, ना गणेश का डेटा दिया है, LLP का इतना ही बोला है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस अभी गणेश पे आ गए. तुम कंफ्यूज मत करो. तुमको क्या लगता है LLP चल रहा है, अभी ऐसा नहीं हो रहा है. आप ध्यान दो, LLP में जरूर केस सिनेरियो में जरूरी नहीं कि एक ही असेसी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है. तो पहले ऊपर LLP के डेटा दिए, सागर LLP है, और नीचे अभी गणेश की बात हो रही है. गणेश जो है ही वॉज एम्प्लॉयड विद XYZ लिमिटेड टिल 30th September 24 हैविंग अ सैलरी ऑफ 80,000 रुपीज़ है. डॉलर नहीं, 80,000 पर मंथ है. तो टिल सितंबर, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने के लिए. तो उसको सैलरी मिल रही है 6 months इंटू 80,000, तो 480. उसमें से उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा इधर 50,000 या 75,000 जो भी है. सो 430 उसका सैलरी इनकम आएगा. ही रिजाइंड एंड देन डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. अब इसने अपना वेयर हाउसिंग, ही सेटअप अ वेयर हाउसिंग स्टोर इन पुणे फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सो वेयर हाउसिंग फॉर एग्री, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, ये 35 AD में कवर होता है. तो ये 35 AD में आ रहा है. करेक्ट है. आगे जाएंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंटेड टू 90 lakhs इंक्लूडिंग अ कॉस्ट ऑफ 30. सो मेरा कैपिटल एक्सपेंसेस वेयर हाउस पे 90 आया, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 30. सो 90 माइनस 30, इधर ही मुझे पता है कि मुझे कैपेक्स कितना अलाउड होने वाला है. 35 AD मुझे कितना मिलने वाला है, 60 lakhs. द प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द वेयर हाउस का PGBP
पीजीबीपी, बेटा ये सब किसका डेटा चल रहा है? गणेश का। ऊपर कौन है? एलएलपी है, नीचे कौन है? गणेश है। ही पेज लमसम प्रीमियम पे करता है टूवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस, टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड वाइफ 43 years for 36 months on 1st October 24 by account paycheck. He also contributes to 80D मिलने वाला है. He also contributes 1,50,000 towards PPF. From the information given below, you have to find out the amount of remuneration that is deductible, allowed as a deduction. तो पहले LLP का करना है. Okay, fine. Now LLP, focus on Sagar LLP. So just focus on Sagar LLP. Sagar LLP का SEZ है, हाँ, और उसके SEZ का प्रॉफिट 58 लाख है. अब दिस 58 lakhs, इस 58 lakhs में से उन्होंने क्या बोला है? दैट रेम्यूनरेशन हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू PNL. रेम्यूनरेशन क्या हो चुका है? ऑलरेडी डेबिट हो चुका है. सो सागर LLP का प्रॉफिट एज फ्रॉम SEZ इज 58 lakhs. उसमें से रेम्यूनरेशन ऑलरेडी डेबिट हो चुका है. सो रेम्यूनरेशन डेबिट हो चुका है मतलब कितना हो चुका है? तीनों पार्टनर्स का, करेक्ट. सो तीनों पार्टनर्स के हिसाब से 12 lakhs इंटू 3, तो कितना डेबिट हो चुका है? 36 lakhs. देयरफॉर देयर बुक प्रॉफिट, तो बेटा जी देयर बुक प्रॉफिट इज वेरी ह्यूज. 20 आराम से सैलरी अलाउड ही हो जाएगा उनका. तो बुक प्रॉफिट से अपने को एक लिमिट पता चलती है, करेक्ट. तो उनका बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है? 94 lakhs इज द बुक प्रॉफिट. आई टेल यू सीधा 12 लाख अलाउेबल सैलरी है. क्यों? अब 12 एक पार्टनर का, सी 12 लाख इंटू 2 वर्किंग पार्टनर्स, तो 2 वर्किंग पार्टनर्स का जो सैलरी है बिल्कुल वो अलाउ होगा. एंड दैट इज 24 lakhs. ठीक है, तो ये 94 lakhs का बुक प्रॉफिट है. सो डेफिनेटली मैक्सिमम लिमिट कितना होता है आपको पता है क्या? अब व्हाट इज द बुक प्रॉफिट का स्लैब्स कैसे है आपको याद है क्या? पहले 6 lakhs पे हम लेते हैं 3 lakhs और 90% विच एवर इज हायर. बैलेंस पे आप निकालते हो 60%. ह्यूज है, ह्यूज. 94 lakhs बुक प्रॉफिट है. तो बिल्कुल जो हमने वर्किंग पार्टनर्स को पे किया है वो अलाउ होगा, जो नॉन वर्किंग को पे किया है वो अलाउ नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही आने वाला है. करेक्ट है. अब सागर LLP का डिडक्शन कितना मिलेगा? 10AA का. Now what is the amount of deduction available to Sagar LLP? 10AA. अब पहली बात, मैम इसका पहले प्रॉफिट कितना होने वाला है? इसका प्रॉफिट बुक्स में बोला है 58 lakhs, लेकिन 12 lakhs रेम्यूनरेशन डिसअलाउ होने वाला है. ये रेम्यूनरेशन डिसअलाउ होने वाला है. क्यों? क्योंकि नॉन वर्किंग पार्टनर को देना अलाउड नहीं है, राइट. तो ये देखो यहाँ का प्रॉफिट 58 प्लस बेटा जी 12 लाख ऐड करेंगे तो ये प्रॉफिट कितना आया? 70 lakhs. व्हाट इज द प्रॉफिट का रेशियो फॉर 10AA? 10AA क्या बोलता है? 10AA क्या बोलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर. नाउ व्हाट इज द टोटल टर्नओवर? एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक. सो प्रॉफिट कितना है? 70 lakhs. करेक्ट है. अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है? एक्सपोर्ट टर्नओवर 1 करोड़ है, डोमेस्टिक टर्नओवर 160 lakhs है. तो टोटल टर्नओवर कितना आएगा? 1,60 lakhs. दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर. बेटा जी एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है? 1 CR इंटू 1 CR. अब आपको देखना है कि आप कौन से ईयर में आ रहे हो. यू आर इन विच ईयर? वी आर डूइंग दिस फॉर PY 25-26. यू हैव स्टार्टेड इन विच ईयर? टेल मी द स्टार्टिंग वाला ईयर. आपको देखना है पहले 5 साल तक आपको 100% डिडक्शन मिलता है, अगले 5 साल 50 मिलता है और आखिरी के भी 5 साल में 50 मिलता है. सो बेटा यू हैव स्टार्टेड व्हेन? इन FY 1920. So I have started in FY 1920. So when I start in FY 1920, okay, so I have started in FY 1920. तो क्या हो रहा है? 1920 में स्टार्ट किया, so that's my first year. Then 2021 is second year. 21-22 is third. 22-23 is fourth. 23-24 PY is 5th year, and right now I am in PY 25-26, so I am in the 6th year. And if I am the 6th year, मुझे इसका 50% डिडक्शन मिलेगा. सो 10AA कितना मिलेगा? 10AA कितना मिलेगा?
10 AA कितना मिलेगा बता दो मुझे। टेन डबल ए कितना आएगा बोलो। 21,87,500 परफेक्ट। सो 21.875 इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। दूसरा उन्होंने क्या पूछा है, एंड यस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ओके, एंड अंडर सेक्शन 35AD गणेश को कितना मिलने वाला है। अच्छा, गणेश को 35AD कितना मिलेगा। गणेश का 35AD 60 लाख हमने बोल ही दिया, क्योंकि 90 में से 30 लैंड का था, तो गणेश को 60 और ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यप, बस ज़्यादा ये मत करो। कल का और एक रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो लेक्चर है। मॉडल पेपर्स के मैंने कितने एमसीक्यू करवाए मुझे पता नहीं, 4 है कि 5 है या 8 है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट मैं वो फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। कल एसपीसी चैनल पे वो लेक्चर रीस्टार्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस का 3rd लेक्चर आ जाएगा, तो अब उसके बाद हमारा इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। सो इनकम टैक्स जो भी है हमारा कंप्लीट हो चुका है। जीएसटी ऑलरेडी मैराथन ले लिया है। जीएसटी में 50 इंपॉर्टेंट PYQs, 50 इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स आर ऑलरेडी देयर। मैं थोड़े दिनों का ब्रेक लेके RTP MTP करवा दूंगी आपको, ठीक है ना। हाँ, RTP या कुछ जो भी होगा वो एक करवा दूंगी आपको, ठीक है। Now, what is the total income of Mr. Ganesh under regular provisions? Oh my God, regular provisions, regular total income निकालना है, regular provisions. Now, गणेश का क्या क्या इनकम है बेटा जी, गणेश का पढ़ना पड़ेगा, इधर है। गणेश इज हैविंग सैलरी आया, उसने 6 रेगुलर में जाना है, तो गणेश ने क्या किया, पहले 6 महीने तो उसने सैलरी काम किया, फिर उसने रिजाइन किया, फिर उसने वेयर हाउसिंग का काम चालू किया, फिर उसको 35AD हमने अलाउ किया। अब वेयर हाउसिंग से उसको इनकम कितना हुआ, 1,10,00,000। ओके ओके, गणेश का थोड़ा डेटा पढ़ लो। तो अब गणेश को क्या क्या मिला, गणेश को पहले तो वेयर हाउसिंग से मिला बेटा जी। गणेश के वेयर हाउसिंग का प्रॉफिट है 1,10,00,000, उसमें से उसको 35AD अलाउ होगा विच विल बी 60 लाख। तो गणेश का ये जो इनकम है वो आएगा 50 लाख। Now he will get salary. His salary is 80,000 per month. Into he worked till September and then he resigned. Then उसने warehousing का ये business चालू किया, तो 6 महीना माइनस 50,000। आई थिंक हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है, 430 आया था ना, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना उसका सैलरी, देखो 430, तो ये सैलरी इज 430 करेक्ट। तो ये उसका सैलरी 430 है करेक्ट। तो ये हो गया 54,30,000। मैम हमने बुक प्रॉफिट का अप टू 6 लाख एंड देन वो नहीं किया, करते ना राजश्री, हमने क्यों नहीं किया। एक मिनट बोलती हूँ एक मिनट, लेट मी फिनिश दिस, मैं बोलती हूँ क्यों नहीं किया। हाँ पहले यहाँ पे आ जाओ। अब ये गणेश का क्या आ गया, GTI आ गया। अब ये नॉर्मल स्कीम ले रहा है, ओके। अब गणेश को क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे हम पेज ऐड कर सकते हैं। हाँ, अब मुझे गणेश के लिए क्या क्या करना है, अब मुझे गणेश के लिए और क्या मिल रहा है। रुक बेटा, मैं आगे हूँ ना, मैं वो तेरी क्वेरी करती हूँ सॉल्व राजश्री की। हाँ, अब गणेश का थोड़ा सा आप चेक करो, ATC है या क्या है, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने प्रीमियम पे किया है 90,000 सेल्फ और वाइफ के लिए, बट लमसम है। अब ये 1 अक्टूबर 24 से लेके 36 मंथ्स, 36 मंथ मतलब द पॉलिसी इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर 3 years, ओके। द पॉलिसी इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 years। बट अभी इसको काउंट कैसे करते हम, ओके। हाँ, अब इसको काउंट कैसे करते, 1 अक्टूबर 20 कब भरा रहे इसने प्रीमियम, गणेश नॉन वर्किंग पार्टनर है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक्ड इट। हर्षित, वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव दैट क्वेश्चन, वेरी गुड हर्षित। हर्षित बोल रहा है मैम व्हाट अबाउट गणेश को LLP से जो सैलरी आ रहा है
वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो 12 लाख किसके इनकम में ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया डिसअलाउ। तो किसने टैक्स पे किया, फर्म ने, तो वो सैलरी यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज गणेश इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर। सो वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज गणेश इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर। ICAI प्रोवाइड्स रफ शीट्स, आई डोंट थिंक सो, बट आपको जो आंसर बुकलेट आता है उसी के लास्ट पेजेस आपको MCQ के लिए करना है। 2 3 4 जितने पेजेस लगेंगे अच्छे से लिख के करो, ठीक है। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर, 1 मिनट, अब 1 अक्टूबर मैंने कब किया 1 अक्टूबर कहाँ गया, हाँ 1 अक्टूबर 24, मैंने 1 अक्टूबर 24 से लेके पॉलिसी ली है, वो 1 अक्टूबर 25, 1 अक्टूबर 26 तक चलेगी। तो ये कितने ईयर्स में वैलिड रहने वाली है, हाँ तो 36 मंथ्स के लिए पॉलिसी है, तो यहाँ से यहाँ 1 ईयर, ये 2nd ईयर, ओके। 1 अक्टूबर 27 तक ये वैलिड रहेगी, ठीक है। तुमको ऐसे समझाती रुको, तुमको ऐसे बेटर समझेगा। डू यू नो ये 4 ईयर्स से डिवाइड होता है, एक तो 1 अक्टूबर 24 से लेके 1 अक्टूबर 25 तक ये 1 ईयर हो गया। 1 अक्टूबर 25 से लेके 1 अक्टूबर 26 तक ये 2nd ईयर हुआ। 1 अक्टूबर 26 से लेके 1 अक्टूबर 27 तक 3 ईयर्स हुए, माने ये पॉलिसी 36 मंथ्स के लिए। बट ये कितने ईयर्स में आई, स्टार्ट कहाँ पे हुआ, 1 अक्टूबर 24, माने कौन सा PY 24-25। एंड वाला देखो अभी कौन सा है, 1 अक्टूबर, ये आखिरी का कहाँ है, 1 अक्टूबर 27, इसका एंड देखो क्या है, PY एंड क्या है 26-27, मतलब ये कितने सालों के लिए वैलिड है, 24-25, 25-26 4 ईयर्स के लिए आना चाहिए। 4 मेरा काउंटिंग गलत जा रहा है क्या, हाँ अक्टूबर, हाँ ये मैंने PY गलत लिखा, 27-28। आपको देखना है स्टार्टिंग डेट कौन से PY में है, एंड वाली डेट कौन से PY में, उतने सालों में इसको डिवाइड करना है। सो स्टार्टिंग डेट की ईयर लिखना है, एंड वाली डेट की ईयर लिखना है, और उसको आपको स्टार्ट करना है। तो अक्टूबर 24 कम्स इन PY 24-25, सो PY 24-25, PY 25-26, PY 26-27 and PY 27-28. So this is going to be divided over 4 years. तो आपने लमसम 90,000, आपने लमसम 90,000 प्रीमियम पे किया, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 बेटा जी, आपका प्रीमियम 80D का आता है 22,500, जो आपने खुद के लिए और वाइफ के लिए लिया, तो बिल्कुल चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ आपका 80D आएगा 22,500, और इसने 80C भी लिया है, फिर आपको NTI आ जाएगा, और फिर हम NTI को मैच करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब भी याद रखना, जब 80D का क्यूमुलेटिव एक साथ आपने 3-4 सालों के लिए पे किया, तो पॉलिसी स्टार्ट वाली डेट, पॉलिसी एंड वाली डेट, वो कितने सालों में अलाइव है, उसको आपको उतने ईयर्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है, यस। तो अब उसने और क्या किया, गणेश ने मेडिक्लेम पे किया, उसने 1.5 लाख PPF में पे किया, सो 1.5 लाख। सो अब NTI बोलो भाई कितना आ रहा है, 52 कैंसिल। हाँ सही बात है। अब 5 एंड, अब अगर इसका पता है आपको, नॉर्मल में पूछा होगा ना, अंडर डिफॉल्ट रेजिम तो सही है, और नॉर्मल में पूछा तो आपको AMTP करना पड़ेगा। मतलब कितना बच्चे की जान ले लेते हैं ये तो, एक एक क्वेश्चन। एग्जाम के क्वेश्चन इससे इजी होते हैं बेटा, इससे इजी होते हैं। RTP MTP में ज़रा ट्रिकी पूछते, बट इतने डिफिकल्ट नहीं होते, इससे इजी ही होते हैं। Now what is the tax liability under default?
अब डिफॉल्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट में पहले तो गणेश की सैलरी क्या होगी, गणेश की सैलरी होगी 80,000 इंटू 6 माइनस 75,000 करना पड़ेगा। तो उसकी सैलरी 4,05,000 हो जाएगी। डिफॉल्ट में उसका पीजीबीपी कितना होगा, टैक्स लायबिलिटी चाहिए, डायरेक्टली उनको टैक्स लायबिलिटी चाहिए, ग्रेट, कितना काम करने को लगा रहे हैं हमको, उसको 35AD नहीं मिलेगा, क्रॉस होगा। 35AD नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगा। एकदम आराम आराम से करो। 35AD नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगा। अरे हो कि नहीं। ये क्वेश्चन करने के बाद ना आई जस्ट टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, ओके। ये क्वेश्चन करने के बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेके आई जस्ट कंटिन्यू, आई जस्ट हैव सम वर्क, आई जस्ट complete that in 2 minutes. I just have a call to do, important call, and 2 minutes वो करके I'll just get back. अब डेप्रीसिएशन लेना पड़ता है। अब ये क्या है, एक मिनट पढ़ के लेते भाई थोड़ा। सितंबर ने उसने रिजाइन कर लिया, ओके। फिर उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, ही सेट अप अ वेयर हाउसिंग इन पुणे एंड विद इफेक्ट वेयर हाउस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम डिसम्बर। एक ही क्वेश्चन में सारे कांड कर दिए इन्होंने। ये कौन सा एग्जाम था, सितंबर वॉज एनीवेज अ डिफिकल्ट पेपर, या आरटीपी जैन। आरटीपी आर लिटिल, आरटीपी थोड़े से टफ ही होते हैं, इतना आप घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आध अटेम्प्ट का आरटीपी एकदम भारी निकल दिया। अब ये ऑपरेशनल हुआ दिसंबर में, क्योंकि ये ऑपरेशनल दिसंबर में हुआ, मुझे 60 lakhs पे 10% डिप्रिसिएशन का 50% मिलेगा। माने मुझे 3 लाख ही डिप्रिसिएशन मिलेगा, 6 लाख नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑपरेशनल कब हुआ, वेयर हाउस बिकेम ऑपरेशनल इन डिसम्बर, सो यू विल गेट 50% डिप्रिसिएशन। सो सैलरी आया, ये आया, कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं आएगा। तो पहले आप इनकम बोलोगे और इनकम के बाद आप टैक्स बोलोगे। मुझे ऐड ही करने दो एक पेज, इम्पॉसिबल है ये एक ही पेज में ख़त्म करना, ऐसा है ना। आई विल हैव टू ऐड, या सो ये फोर्थ का वर्किंग करेंगे, फोर्थ का वर्किंग करेंगे। फोर्थ का वर्किंग मैं यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट उसको शिफ्ट कर देती हूँ। या सो बताओ ये इनकम कितना आया, 1 करोड़। कैन यू टेल मी हाउ मच इज द इनकम? हाँ, या तो आप जीटीआई से भी स्टार्ट कर सकते हो, आई एम ओके विद दैट। या यू कैन स्टार्ट विद जीटीआई एंड देन डू उल्टा वर्किंग। तो किसी को ऐसे भी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जीटीआई लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये सब माइनस करो, यू कैन। सो कैन यू गेट मी द इनकम? सैलरी निकाला मैंने, सैलरी लिया, 35AD नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। फिर मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन बदल दिया, 80D और 80C भी नहीं मिलेगा। या परफेक्ट। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनकम? So this is the GTI. This is under 115 back. ये किसके लिए कर रहे हैं? गणेश के लिए। तो ये आएगा 1 करोड़ 11 लाख एंड 5,000। चैप्टर 6 से डैश, तो 1 करोड़ 11 लाख 5,000। इस पे आपको टैक्स निकालना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स अंडर 115 बैक। ना कम ऑन गाइस, डू यू नो, आराम से करो, प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा मैम ये भी है वो भी है, एक ही क्वेश्चन, आरटीपी का क्वेश्चन है। आरटीपी ट्राइज टू कवर ऑल एडजस्टमेंट्स। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में इतने सारे एडजस्टमेंट्स नहीं आते। आरटीपी देखना पेपर फॉर्मेट में कभी नहीं होता, एमटीपी होता है वो पेपर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो चलो टैक्स निकालो। 1 करोड़ 11 लाख 5,000 पे गणेश के ऊपर आपको टैक्स लगाना है बैक का। डू यू नो 15 लाख पे टैक्स इज 1,40,000।
30,21,500. चलो 30,21,500. एड सरचार्ज कैलसी पे लो, एड 4% HEC. कम ऑन गाइस, सरचार्ज का रेट क्या आएगा अभी? सरचार्ज क्या रेट से आएगा? 15%. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Are we getting it or we not getting it? आंसर है या आंसर नहीं है? पॉसिबल है, देखो ये फिगर्स चेंज है, Jan 25 और अभी में AY चेंज हुआ है. ओके सो अगर एक नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, हम क्रॉस चेक करते हैं. 1 मिनट. 54,30,000 अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँ, 54,30,000. हाँ, is absolutely okay. If we don't have a correct answer, we'll change the option. Don't worry about it because ये old AY के है, old year के है. Jan 25 का सिलेबस अलग था बेटा. मतलब क्या रे? मिश्रा आलोक, तुझे क्या सूझ रहा है? एक ही सेकंड, माय सन इज कॉलिंग. एक सेकंड बोल, मैं लेक्चर मध्ये. मेसेज केलाय, रियानाला कॉल कर. मेसेज केलाय तुला, कम बाय रिक्षा. चलो टैक्स निकालो भाई. So tax is going to be 36,13,714. So 36,13,710. That's the tax. Do you have the answer? No, we don't have. So let's write down 36,13,710. These are not there. ये old RTP है. Old RTP के provisions अलग अलग थे. Correct? Yes. 3613, yeah, 3613,710. Perfect. So got it? Yes. Now let's do it for 5. Now what is the answer if we opted out of 115 back? Now you've opted out of 115 back. So here, refer next page. Refer next page. Now if you opted out of back, you're lucky that हमने already working कर रखा है. बेटा जी आपका NTR 5257 है. 5257,500 है. Okay? Come on, 5257. NTI 5257,500 है. Now calculate tax. नॉर्मल प्रोविजंस में, और इधर AMT आएगा. नॉर्मल करो, आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आप वो सोचो. तो चलो 5257,500 पे टैक्स निकालो. तुमको पता है 10 लाख पे टैक्स कितना होता है? 1,12,500. कितना टैक्स आ रहा है? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज. डोंट मेक मी डू इट. असेसी की एज क्या है? बिलो ही है ना, 52 57 ही है. 52 57,500 या
अब AMT लिया तो ATR निकालना पड़ेगा। अब 52, 57, 500 क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? यहाँ पे वर्किंग देखो, इसका नॉर्मल इनकम है, क्या नहीं मिलेगा? AMT क्यों आएगा? 35 AD की वजह से। तो ऐड 60 AMT में, ऐड 60 lakhs 35 AD, उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा जो 3 लाख है। ₹1,09,57,500. Now tax at 18.5%. टैक्स की अमाउंट है कि नहीं है? $2071 मैंने गलत लिखा है क्या? ये गलत है क्या? 1,09,5 1,09,000 या 27 138 into 110. 15. I made a mistake. Yeah, here 15. $24 457. So 24 460. यप, ऑप्शन है क्या? सो 15 89 874 और 24 460, विच एवर इज हायर। 460 फिर आपको AMT क्रेडिट मिलेगा। सो ऑप्शन है क्या? या ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट। मार्जिनल रिलीफ कहाँ है? 1,09,00,000 बहुत आ गए। 1,09,00,000 के आगे मार्जिनल रिलीफ है क्या? 1,09,00,000 के आसपास नहीं मिलेगा, बहुत आगे अपन। 1,01,00,000 के आसपास है ये, 1,09,00,000 है। मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस बहुत आ गए अपन। 1,09,00,000 है ना रे बेटा, अपन 1,01,00,000 के आसपास मिलेगा। 1,01,00,000 1,02,00,000 पे तो भी तुम चेक करो, बट 1,09,00,000 है, 9 लाख आ गए अपन। अब बोलो करना है कि लेक्चर स्टॉप करना है कि एक क्वेश्चन करूं और एक आपको होमवर्क के लिए दे दूं? तो राजा वाला क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, और आई कैन गिव यू राजा एंड 2 फॉर होमवर्क, एंड आई कैन सेंड यू अ सोल्यूशन, वॉट एवर यू से। इफ यू से करना है एक और क्वेश्चन तो मैं करवा देती हूँ, बट एक मुझे 2 मिनट का ब्रेक लगेगा सिर्फ। आप जैसा भी बोलो, आप जैसा भी बोलो। और पढ़ाओ। यस फॉर व्हाट? करना है तो और एक करना है। सो 5 मिनट का ब्रेक लेते और करते हैं, ठीक है? यस मैम, करा दीजिए एक। तो एक और करा दूंगी। कौन सा करेंगे अपन? राजा वाला क्वेश्चन कर लेंगे। नो मैम, होमवर्क दे दो, मेरा डाउट रह गया। हाँ बोल, तेरा क्या डाउट था राजश्री? राजश्री का डाउट था कि मैम वो क्यों नहीं करना। राजश्री मैंने नहीं किया, तू कर ले। मैंने LLP के लिए डिसअलाउएबल वो मैम रेम्यूनरेशन नहीं निकाला, तू निकाल। कितना लिमिट आएगा? क्या ऐसा करती है? 6 लाख पे
हाँ, 6 लाख पे 3 लैक्स और 90%, तो इट इज 540। फर्स्ट 3 लैक्स पे लेंगे। हाँ 6 लाख पे लेंगे ना यार, करेक्ट कर रही हूँ मैं। 6 लाख पे 6 लैक्स पे 3 लैक्स और 90%, विच एवर इज हायर। व्हाट रिमेन्स 94 लैक्स माइनस 6 लैक्स, बैलेंस पे 60%, 52,80,000। तेरा मैक्सिमम लिमिट ये है रेम्यूनरेशन का 40B का। बेटा तो सिर्फ 24 लैक्स दे रही है। डोंट वेस्ट टाइम इन द एग्जाम, दैट इज वाई आई जस्ट डायरेक्टली टुक इट। यस, यू वांट टू डू राजा वाला क्वेश्चन, बट जस्ट गिव मी 5 minutes ब्रेक। जस्ट गिव मी 5 minutes ब्रेक, देन आई डू इट। ओके, गिव मी 5 minutes ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक। तुम गायब हो जाते हो ब्रेक के बाद, ऑलरेडी इतू से बच्चे और तुम गायब हो जाओगे। 5 मिनट का ब्रेक में राजा का क्वेश्चन करते हैं। चेक 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 चेक। चल, let's do Raja wala question, guys. Are we all ready? Are you guys back? Because I am back. I have not gone anywhere. I was here only. I just did my work sitting here only. आप किधर हो? Let's continue. हाँ, तो आई विल डू क्वेश्चन नंबर 6। राजा वाला क्वेश्चन है। सो राजा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटा जी। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले एक बात क्लैरिफाई कराना चाहती हूँ एक राजा वाले क्वेश्चन को लेके। वो मैं सब जगह मेरे टेलीग्राम और चैनल में सब जगह शेयर भी करने वाली हूँ। राजा वाला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे आपको एक चीज़ सिखानी है कि ये राजा वाले क्वेश्चन में याद रखो, आई कैन एनपीएस का जो अकाउंट होता है उसका जो टीयर 1 होता है, उसका टीयर 1 का जो कंट्रीब्यूशन होता है, इट इज़ एलिजिबल फॉर 80CCD। एंड उसमें टीयर 2 का कंट्री होता है, it can get eligible for 80C, but that benefit is now only for government employees, only for central government CG employees, but now that benefit is only for CG, but that 80C किसको मिलेगा? only for central government employees। बस याद रखो।
राजा वाला क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, राजा वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कल मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्ले करूंगी, जो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, बट वो एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, तो फिर इनकम टैक्स जो है मेरी ओर से कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा एक मैं अमेंडमेंट का लेक्चर लूंगी, बट मेरे चैनल पे लूंगी, वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या कब ले रही हूँ वो बता दूंगी। जीएसटी के ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जीएसटी के ऑलरेडी मैराथन हो चुका है। अमेंडमेंट लेक्चर कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं 15 से 15 मिनट का एक अमेंडमेंट लेक्चर लेने वाली हूँ, जो मेरे चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे सॉल्व राजा वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ राजा। या लेट्स डू इट, कम ऑन। राजा वाले क्वेश्चन में पहले क्या पूछा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, क्वेश्चंस पढ़ लो तो आइडिया आता है कि मुझे करना क्या है क्वेश्चन में। व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राजा? सो आई हैव टू फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राजा। कूल। व्हाट वुड बी द इनकम टैक्सेबल अंडर एचपी? ओके। व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ राजा? ये छोटा सा क्वेश्चन है, 3 ही है, क्या बात है। रानी कहाँ है? राजा की रानी अभी नहीं है, अभी वो एग्जाम के बाद मिलेगी, अभी नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं, अभी नॉट एप्लीकेबल है। फिर एक ही क्वेश्चन बचता है, कौन सा वाला? आने वाला। और आने वाला क्वेश्चन आप क्या करोगे, लास्ट जो क्वेश्चन होगा आने वाला, यू विल डू इट फॉर होमवर्क एंड आई विल गिव यू द सोल्यूशन फॉर आने वाला क्वेश्चन। नो, आने वाला भी मुझे करना है क्या भाई? 2 आने वाला भी क्वेश्चन है उसके बाद, और देसाई वाला भी है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं सॉल्व ये राजा वाला क्वेश्चन। वेरी सिंपल। राजा एन इंडियन सिटीजन 61 years, so he is a senior citizen. He has set up a business in Canada and is residing in Canada since 2009. And he is residing in Canada since 2009. He owns a house property in Canada. He owns a house property in Canada, which is used by him for residence and half is given on rent, and उसको रेंट मिल रहा है 12 लाख। लेकिन ये प्रॉपर्टी कहाँ है? हाँ, बट वेयर इज दिस प्रॉपर्टी बेटा? दिस प्रॉपर्टी इज इन, ये प्रॉपर्टी कहाँ है? दिस प्रॉपर्टी इज 12 लाख की, ये जो रेंट मिल रहा है ये कनाडा में। कनाडा की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा कि नहीं भाई? हमें ना राजा का रेसिडेंशियल स्टेटस ही बताएगा ना। ये परचेज अ फ्लैट एट दिल्ली। ओके, दिल्ली का फ्लैट खरीदा है, दिल्ली के फ्लैट को उसने 34 lakhs में खरीदा है। इट्स ओके। इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज 3,14,000, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल रीपेमेंट 80,000 है। राजा तो इस क्वेश्चन में शायद नहीं लग रहा है ये Tier 1 Tier 2, शायद ये क्वेश्चन 7 में लग रहा है। आई डोंट नो, शायद फिर ये क्वेश्चन 7 में लगेगा, यहाँ नहीं दिख रहा है ये सब। ठीक है, देखेंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Mr. Raja has given his flat on rent on a monthly rent of 32,500 since April. तो भाई मुझे HP तो दिख ही रहा है राजा का, यहाँ पे इंडिया में तो फ्लैट है ही, फिर उसका म्यूनिसिपल टैक्स है, तो HP दिल्ली का निकाल सकते हैं क्या बेटा अपन? यहाँ ऐड करते हैं पेज। Yeah, let's do it. Come on, here. Okay. He has a house in Delhi. दिल्ली का रेंट है 32,500। ऐसे 12 महीने उसको रेंट मिलेगा। दिल्ली का तो पक्का उसका HP आने वाला है ना इंडिया में टैक्सेबल। ही हैज़ अ हाउस, चलो फटाफट पढ़ते हैं। ही हैज़ अ हाउस जिसका रेंट है 3 लाख, इंटरेस्ट 314 है, दिल्ली का फ्लैट है, उसका रेंट है 32,500, म्यूनिसिपल टैक्स 40,000 है बेटा जी,
and it is paid by Raja whenever he comes to meet his parents. Raja visited India for 1 lakh for 124 days during the PY 24-25. Before that he visited in total 365 days in the last 4 years. तो अपने को राजा का स्टेटस निकालना है एंड वार्निंग बेल आनी चाहिए कि राजा इज ए इंडियन सिटीजन. वाओ, इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया. ना पॉज, जस्ट पॉज. उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, ठीक है. अब पॉज करेंगे सारे. ही इज अ इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया. इनकमिंग, इंडियन सिटीजन इनकमिंग. देन इट डिपेंड्स अपॉन उसका इनकम. उसका इनकम अगर अप टू 15 lakhs है या उसका इनकम एक्सीड्स 15 lakhs. कौन सा इनकम? इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम. उसका इंडियन इनकम प्लस वो वाला फॉरेन इनकम विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. वो वाला फॉरेन इनकम विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. तो ये 15 lakhs है या 15 lakhs के ऊपर है, वो देखना पड़ेगा. अगर 15 lakhs तक है ना बेटा जी, आपको पता है फिर क्या होगा. यहाँ पे यू हैव टू सी इन इंडिया इन द PY फॉर 182 days और मोर. एंड दूसरा बेसिक कंडीशन बन जाएगा, दैट्स रियली वेरी नाइस, आई एम ग्लैड. दूसरा बन जाएगा 182 days और मोर इन द PY एंड 365 days और मोर इन द लास्ट 4 years. लेकिन अगर आपका इनकम 15 लाख से ऊपर है, इंडियन प्लस फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो आपकी बेसिक कंडीशंस क्या बन जाएगी? 182 days और मोर इन द PY. दूसरा 120 days और मोर एंड 365 days और मोर इन द लास्ट 4 years. ये आपके एक्सेप्शनल बेसिक कंडीशंस है. ये आपके क्या है? एक्सेप्शनल बेसिक कंडीशंस है. तो ये आपके क्या है? एक्सेप्शनल बेसिक कंडीशंस है. आर वी क्लियर विद दिस? यस. तो नाउ मैम आई हैव टू सी व्हाट इज हिज इंडियन इनकम. तो उसके लिए पहले राजा का क्या है? देखो दिल्ली में फ्लैट है. अब दिल्ली से रिलेटेड आप डेटा पढ़ लो. दिल्ली में फ्लैट है, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, एनुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू दी है, टैक्स की वैल्यू दी है. उसके बाद ही हैड अ हाउस इन रांची विच इज सोल्ड इन May 22. बट रांची में घर था इंडिया में, उससे उसको एरियर्स मिला. एरियर्स वॉज नॉट टैक्सड अर्लियर, बट एरियर्स में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके हमें टैक्स कर सकते हैं. ये तो इंडियन इनकम आएगी. दिल्ली वाला भी इंडियन इनकम आएगा, रांची वाला घर भी इंडियन इनकम आएगा. देन ही सोल्ड शेयर्स, उसने बेचे जहाँ पे STT पेड है. तो ये डेटा आप एक बार पढ़ लो. Read that paragraph very carefully and then we'll go ahead and find out his Indian income first. पढ़ लिया? हाँ. अब देखो ही सोल्ड 10,000. अभी एक एक करके करते. सो देर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A. ये इंडियन इनकम है बिकॉज शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी है, देयरफॉर ये इनकम इंडियन इनकम है. इंडियन इनकम में 3 इनकम है. एक मेरा दिल्ली वाला घर है. देखो इसके पास एक कनाडा में घर है, फिर दिल्ली में घर है, रांची का घर बेच दिया और कैपिटल गेन से. ठीक है. अब यहाँ पे देखें दिल्ली वाला घर. तो पहले दिल्ली वाले घर का रेंट कितना आ रहा है? चलो लिखो 32,500 into 12 months. Can you be super quick in giving me the amounts? Is it easily possible for you guys? Come on. ये मैं स्क्रीन में आपके चैट्स देख रही हूँ. यस. यस. तो रेंटल इनकम, हाँ, तो ये आएगा 3,90,000. इसमें से हम लेस करते, ये आपका GAV बन गया बेटा जी. इसमें से हम लेस करते म्यूनिसिपल टैक्सेस. इस म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर दिल्ली हाउस इज 40,000. तो आपको आता है NAV विच इज़ 3,50,000. इसमें से हम लेते हैं 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ 30%. 30 इज 1,05,000.
फिर हम लेते हैं 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये एलओ प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलओ प्रॉपर्टी है। एक मिनट, राजा वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट रेजीम। राजा बैक ले रहा है, बैक लेने दो। बैक में 24B अलाउ नहीं होता एसओ के लिए, एलओ का होता है, एलओ का होता है। यस, तो ये आएगा इंटरेस्ट विच विल बी 3,14,000। ओ माय गॉड, यहाँ से तो उसको लॉस ही आ रहा है, एचपी का लॉस आ रहा है, एचपी का लॉस आएगा। कैलकुलेट करेंगे। $69,000 लॉस आ रहा है। अब उसको एरियर्स मिला, एरियर्स ऑफ रेंट मिला, ये रांची वाले घर से मिला, वो आएगा 296 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो आएगा 2,07,200। सो एचपी का इनकम आएगा 138,200। क्या मैम इस टाइप का हम सेट ऑफ कर सकते हैं? ये अलाउड है क्या? ये अलाउड है, अलाउड है। इंटर सोर्स अलाउड नहीं है, दिस इज अलाउड। ये घर के अंदर बैक बोलता है एडजस्टमेंट करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। ये इंटर सोर्स है, ये अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है, ये बिल्कुल अलाउड है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल अलाउड है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। I don't know. लैपटॉपचे बॅकबोन। सो एचपी का इनकम है 138 बेटा। क्या एचपी का इनकम है? 138,200। सो कैन आई डू दिस इंटर सोर्स? यस। 24B अलाउ होगा, हाँ, बिकॉज दिस इज एलो प्रॉपर्टी। तो एचपी इनकम आ गया, ये एरियर्स आ गया, ये एचपी इनकम आ गया। अब कैपिटल गेन्स इज द मेन गेम चेंजर। नाउ कैपिटल गेन्स में कितने शेयर्स बेचे मैंने? कैपिटल गेन्स में LTCG 112A। अब LTCG 112A में क्या हुआ? LTCG 112 में क्या हुआ? व्हाट इज माई सेल कंसिडरेशन? मैंने कितने शेयर्स बेचे? मैंने शेयर्स बेचे हैं 10,000। सो आई हैव सोल्ड 10,000 शेयर्स फॉर 480। सो माई सेल कंसिडरेशन इज 48 lakhs। लेस इंडेक्सेशन नहीं होता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ ये जो शेयर्स है मैंने कब खरीदे? ये शेयर्स मैंने खरीदे थे 2017 में। ओ माय गॉड, सो दे आर ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट। सो ये जो शेयर्स है इसका कॉस्ट इज दे आर अक्वायर्ड बिफोर 31 Jan 2018, करेक्ट है? यस। तो उनके लिए कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो उसका हम कॉस्ट निकालेंगे। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम कैसे निकालते हैं? ये ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट है। क्या है ये? ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट है। इसके बाद अपन स्टॉप ही करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है, आप होमवर्क के लिए कर सकोगे, मैं आपको डिटेल में उसका सोल्यूशन दे दूंगी, ठीक है? तो यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगा? वी टेक FMV, और FMV में भी कौन सा लेंगे? हाईएस्ट FMV लेंगे। FMV और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। सो FMV हाईएस्ट वाला 300 है, हाँ 300 है। सो हाईएस्ट वाला 300 है, सो आई टेक 300, और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। सो एक्चुअल कॉस्ट इन शेयर्स का क्या है? आई परचेज दिस शेयर्स for 100, right? So it's going to be 300 per share. Therefore, cost of acquisition is 300 per share. $10,000 shares. So आपका cost आया 30 lakhs. So your LTCG under 112A is 18 lakhs. So your income exceeds 15 lakhs. Your income exceeds 15 lakhs. कैपिटल गेन्स 18, HP का ऐड करोगे तो 15 लाख के ऊपर ही है।
सो यहाँ पे यू कम इन दिस कैटेगरी, इनकम एक्सीड्स, सो ये एप्लीकेबल हो रहा है आपको। अगर ये एप्लीकेबल हो रहा है तो आर यू मोर देन 120 डेज? यस, इन इंडिया यू आर इन द PY फॉर 124 डेज एंड आई थिंक 4 ईयर्स में उन्होंने दिया हुआ है, 4 ईयर्स के लिए दिया हुआ है 366 डेज। या सो योर 124 डेज प्लस 366 डेज, सो देयरफॉर यू विल बिकम एन, ये एप्लीकेबल हो गया तो आप डायरेक्टली RNOR बन जाओगे। आप डायरेक्टली क्या बन जाओगे? RNOR। सो यू विल डायरेक्टली बिकम एन RNOR। तो इसका जो स्टेटस है राजा इज RNOR। मोमेंट आपको थर्ड एक्सेप्शन अप्लाई होता है और वो 120, ये वाली अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है 120 वाली, सिर्फ ये वाली, तो आप डायरेक्टली RNOR बन जाते हो। ये डीम्ड रेसिडेंट नहीं है, ये डीम्ड रेसिडेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली RNOR बन जाओगे। तो आप बन जाओगे RNOR। ओके, यहाँ पे इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, therefore थर्ड बेसिक कंडीशन, therefore कौन सा? ये वाला आपको अप्लाई करेगा, therefore आप RNOR बन जाओगे। एक्सेप्शन बेसिक कंडीशन। इसके बाद अभी टाइम नहीं लगा, हाँ, क्योंकि अभी वही पूछा है जो ऑलरेडी कैलकुलेशंस हो गए हमारे। अब इसका सेकंड सवाल क्या पूछता है, देखते हैं। हियर व्हाट वुड बी द इनकम टैक्सेबल फ्रॉम HP? HP का तो वर्किंग हमने कर दिया है, ऑलरेडी है। HP का वर्किंग कितना है? HP का वर्किंग 138,200 है, ऑलरेडी डन है। सो HP का वर्किंग 138,200 है, सो HP इज 138,200, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Now what is the capital gain chargeable in the hands of Raja on transfer of capital gains? Wow, ये भी कर दिया, 18 lakhs. So option A. Yeah, then see it was easy ना? इनकम एक्सीड्स ना, हाँ, तो अभी डन, थैंक गॉड हो गया। अब मुझे बताओ बचा क्या है, अब देखते क्या बचा है। अब बचा है आने वाला क्वेश्चन। आने वाले क्वेश्चन में आप नोट करोगे कि 80 CCD मिलता है अगर आप टियर 1 में डालते हो, टियर 1 के लिए, एंड 80C मिलता है टियर 2 के लिए, बट ओनली फॉर CG। Only CG employees can claim 80C। अच्छे से लिखते रुको, हाँ ना मैम, अच्छे से लिखते रुको, अच्छे से लिखते हैं। ये आप नोट करके फिर सॉल्व करना, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं NPS टियर 1, टियर 1 80 CCD मिलता है। टियर 2 में पैसे डालोगे तो ओनली CG एम्प्लॉयज कैन क्लेम 80C। बस, तो ये आने वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए करोगे। आई विल नॉट बी टेकिंग अ लेक्चर फॉर दिस, आई विल बी गिविंग यू डिटेल्ड सोल्यूशन फॉर इट। आने वाला क्वेश्चन एज वेल एज देसाई वाला क्वेश्चन, ये दोनों होमवर्क के लिए है। प्लस आई थिंक और कितने लेक्चर्स है, 1 मिनट मुझे जस्ट चेक करने दो। इफ माई स्टाफ हैज शेयर, ऑलरेडी एक लेक्चर है, ग्यारह MCQ क्वेश्चंस लिए मैंने, एक लेक्चर है। तो आई थिंक MCQ क्वेश्चंस और अगर आपको करने हैं तो वो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। कितने लेक्चर्स लिए मैंने? 1.5 घंटे में किए हमने, या सो आई विल शेयर दैट लेक्चर विथ यू गाइस। तो वो कल रिकॉर्डेड फॉर्म में प्ले करूंगी लेक्चर यहाँ पे, और इसके सोल्यूशन मैं आपको 2 दिन बाद दूंगी। सो राइट नाउ आई विल से दैट माई इनकम टैक्स का रीस्टार्ट इज कंप्लीट। ओके, व्हाट विल आई कंक्लूड? कल कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट, इनकम टैक्स का रीस्टार्ट मेरा जो है कल क्या हो जाएगा बेटा जी? कंक्लूड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? यस, आई एम वेटिंग। यस, सो कल रिकॉर्डेड लेक्चर प्ले होगा।
और इसके दोनों के सोल्यूशन मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। अब आप पढ़ाई करो, जीएसटी ऑलरेडी बहुत ले चुकी हूँ, एक अमेंडमेंट लेक्चर मेरे यहाँ पे मैं ले लूँगी, ठीक है। अब दिसंबर का महीना है, एक आखिरी महीना है, आपको अभी आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है, टीचर्स के साथ पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है। स्टडी एंड फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल रीस्टार्ट का आखिरी लेक्चर होगा इनकम टैक्स का, और फिर अगर मुझे जीएसटी का एक हाथ अगर कुछ लेना होगा तो मैं बोलूँगी, बट आई हैव ऑलरेडी डन इनफ, सो डोंट वेट फॉर इट। जीएसटी मैराथन इज डन, 3 लेक्चर, मैराथन ऐसा नहीं कि घाई घाई में ख़त्म किया, 3 लेक्चर्स है डिटेल में जहाँ जीएसटी करवाया, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। ऑल राइट, यस, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आरटीपी और एमटीपी ले लूँगी। ऑल राइट, यस, सो थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम्स के एक दिन पहले तो मिलूंगी, अमेंडमेंट लेक्चर मेरे चैनल पे लूँगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, सो दैट सम लेक्चर्स व्हेन आई टेक इट देयर यू डू गेट notification for it. All right, yes, thank you, bye bye, see you, bye bye। कोई डाउट है क्या, कोई क्वेरी है क्या? नहीं? All right।